तो कैसे हो आप सभी। मैं पंकज स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार पीके एजुकेशन 17 में। आज हम जानेंगे राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा जो रीट आयोजित हुई है 23 और 24 जुलाई को। अब आप देखेंगे कुछ ही दिन शेष बचे हैं, तो इन अंतिम दिनों में प्रीवियस ईयर के प्रश्न काफ़ी मायने रखते हैं। अगर प्रीवियस ईयर भी आप करके अंतिम दिनों में चले जाते हैं, अच्छे से देख के चले जाते हैं, तो आपका अच्छा स्कोर आएगा, आप क्वालिफाइड कर जाएंगे। तो उसी परिप्रेक्ष्य में आज आइए हम जानते हैं जो 2017 में रीट आयोजित हुई थी, तो उसके अंतर्गत बाल विकास एवं शिक्षण विधियों के अंतर्गत 30 प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न किस प्रकार के बाल विकास के अंतर्गत 30 प्रश्न आए थे, उन 30 प्रश्नों को जानेंगे। और हाँ, एक बात और, इस वीडियो में हम उन 30 प्रश्नों को वन लाइनर के रूप में जानेंगे, ऑप्शन नहीं जानेंगे, केवल प्रश्न जानेंगे और उसका आंसर जानेंगे, कौन कौन से प्रश्न आए थे और उसका सही जवाब क्या होगा, बस इतना ही जानेंगे। क्योंकि अंतिम दिनों में ये छोटी सी वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होगी। इसमें आंसर नहीं रहेगा तो कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं रहेगा, ऑप्शन नहीं रहेंगे, तो आप केवल आप प्रश्न जानेंगे और उसका आंसर जानेंगे तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा और छोटी सी वीडियो में आपको ज़्यादा जानकारी मिलेगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन वाला जो आइकन होता है साइड में लाल वाला, उसे दबा दें ताकि कोई भी हम प्रीवियस ईयर से जुड़ी हुई, रीट से जुड़ी हुई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो आइए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं और जानते हैं 2017 में किस प्रकार के प्रश्न बाल विकास एवं शिक्षण विधियों के अंतर्गत आए थे। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो उसमें देखेंगे आपका पहला प्रश्न उसमें पूछा था कि एक अधिगम विकलांगता जिसमें लिखावट में कठिनाई शामिल है कहलाता है, यानी जिसमें लिखने में कठिनाई आती है उसे क्या कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, उसे डिस्ग्राफिया के अंतर्गत रखा जाता है, तो आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। वही अगला प्रश्न देखेंगे तो अगले में आपका पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा एक योगात्मक मूल्यांकन से संबंधित है। तो ये ऑप्शन आप देख लेंगे, अगर पेपर 2017 का आपको कहीं से मिल जाता है तो आप अगर उस पेपर में देखेंगे तो ये ऑप्शन डिपेंडेबल प्रश्न है, ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे तो इसमें आपका हो जाएगा विकल्प सत्र के अंत में शिक्षार्थी के प्रदर्शन का अंतिम आकलन करना ही जो है वही योगात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। तो आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। आइए वही आगे देखें तो आगे पूछा है आपका तीसरे में, हार्वर्ड गार्डनर का कहना है कि कई प्रकार की बुद्धियाँ या दिमाग के फ्रेम होते हैं, उसके द्वारा सुझाए गए बुद्धि की किस श्रेणी, कौन सी श्रेणी है, आपको बुद्धि का वो श्रेणी बताना है। तो प्राकृतिकवादी कौशल है, आप बात को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। वही आगे देखेंगे तो आगे पूछा है हमारे देश में कई बच्चे एक से अधिक भाषा बोलते हैं, निम्न में पता लगाए दो भाषाओं को बोलने की क्षमता वाले बालक के लिए सही लाभ आपका क्या होगा। तो होगा अवधारणा गठन की सुविधा होती है, यही उसका लाभ होता है। तो आप ही ध्यान में रखते हुए चलेंगे। आइए वही नेक्स्ट आगे देखें, आगे प्रश्न पूछेंगे, आगे देखेंगे तो आगे आपका दिया है एक अध्यापक कक्षा में कुछ गतिविधियां कर रहा है, जैसे न केवल यह पूछ रहा है कि क्या हुआ बल्कि यह भी पूछ रहा है कि कैसे और क्यों। उससे एक प्रश्न के विभिन्न उत्तरों तथा परख की तुलना करने में मदद करना जो वास्तव में सबसे अच्छा जवाब है, इस गतिविधि से बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है, अर्थात किस सोच को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है। तो वो आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है, इसके अंतर्गत ये आएगा, आप ध्यान रखेंगे। वही आगे देखेंगे तो सकारात्मक और नकारात्मक उत्तेजना या घटनाएं छात्र के व्यवहार को प्रेरित कर सकते हैं, कौन सा मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य इस तरह की प्रेरणा से व्याख्या करते हैं। तो वह व्यवहार से करते हैं, आप इस बात को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। वही आगे देखेंगे तो समावेश शब्द का मतलब विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चों को नियमित कक्ष में शिक्षित करना है, वो अर्थात पूरे समय के लिए शिक्षित करना है, यही इसका सही ऑप्शन होगा, यही सही था उसमें। आइए वही आगे देखेंगे 8वें प्रश्न में। तो 8वें में आप देखेंगे पूछा था एक भाषा शिक्षक कक्षा में कविता का विवरण समझाकर कक्षा में कविता पढ़ रहा है और छात्रों को स्पष्टीकरण में निष्कर्ष निकालने या व्यापक विचार करने के लिए कह रहा है। तो यह उदाहरण किसका है, तो ये है आगमनात्मक तर्क का उदाहरण है, आप इस बात को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। वहीं नेक्स्ट देखेंगे तो मनोविज्ञान का मानना है कि एक प्राथमिक साधन है जिसके द्वारा ईगो आईडी पर आच्छादित रखा जाता है, कहलाता है, क्या कहलाता है, वो दबाव आपका कहलाता है, आप ध्यान में
रखेंगे इस बात को। आइए वही नेक्स्ट प्रश्न की देखें। तो नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे पूछा है आपका अंतर्मुखता और बहिर्मुखता व्यक्तित्व में लक्षण निम्न के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो हैक्स आइजैक के द्वारा किया गया था। आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हमारे टेलीग्राम के ग्रुप, जो टेलीग्राम का ग्रुप है उसका लिंक दिया हुआ है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है उसका भी दिया हुआ है। आप दोनों में से जो भी आपकी इच्छा वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, जहां इसकी आपकी देखेंगे तो PDF प्रोवाइड करा दी जाती है। आइए वही आगे देखते हैं। तो आगे देखेंगे तो निम्न में से कौन सा सर्वोत्तम उदाहरण है कि प्रेरणा क्या है? आपको प्रेरणा क्या है उसका उदाहरण बताना है। तो ये इसमें ये होगा कि आपका ये वाला विकल्प सही होगा। देखेंगे छात्र जो बहुत सक्रिय है, अर्थात कहने का मतलब ये छात्र बहुत सक्रिय है, अपने गणित वर्ग में अच्छा करने के लिए उच्च लक्ष्य निर्धारित करना तथा काफ़ी प्रयास के साथ बना रहता है तथा कक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त करता है। यही सर्वोच्च उदाहरण है। आप इस बात को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। वही आगे देखेंगे तो आगे पूछा है यदि बाह्य प्रेरणा एक अंत की युक्ति है तो आंतरिक प्रेरणा क्या है? आपको ये इसमें बताना था। तो अपने आप में एक अंत है यही बताना था। ये आप ध्यान में रखते हुए चलेंगे। वही आगे देखेंगे तो एक व्यवस्थित विज्ञान जो स्वयं और वातावरण के साथ समायोजन को प्राप्त करने के लिए नियम कानून व सिद्धांत प्रदान करता है क्या कहलाता है? तो दिमागी अयोग्यता कहलाता है। आप इस बात को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। आइए वही नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। तो नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे आपका पूछा है एक समायोजन तंत्र में अतीत, वर्तमान और प्रस्तावित व्यवहार को अनुबोधित कारणों में तार्किक एवं सामाजिक रूप में सूचना शामिल है, वो क्या कहलाता है? वो तो आपका प्रेमीकरण कहलाता है। आप इस बात को ध्यान रखेंगे। वही आगे देखेंगे तो आगे पूछा है स्कूल में संज्ञानात्मक स्थापना छात्रों के अधिगम को प्रभावित करती है। यह पहलू उस श्रेणी से संबंधित है, वही आपकी श्रेणी बताना है। तो सामाजिक कारक से संबंधित है। आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। वही आगे देखेंगे तो निम्न स्थितियों में से कौन सा समायोजन को बढ़ावा देता है? आपको ये इसमें बताना था। तो इसमें होगा न्यूरोटिक भय और चिंता मुक्त, यही इसमें आपका सही होगा। तो आइए वही आगे देखेंगे। तो आगे आपका पूछा है 17वें प्रश्न में देखेंगे तो एक शिक्षक के रूप में अपने छात्र से हमारे जीवन पर प्रदूषण के प्रभाव को समझाते हुए एक निबंध लिखने के लिए कहा। इस कार्यभार में उसने ब्लूम के वर्गीकरण को कौन सा सकारात्मक स्तर की व्याख्या करता है? आपको ये बताना है। तो ये आपका संप्रयोग का व्याख्या करता है। आप इस बात को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। ये सारे प्रीवियस ईयर के प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये बड़ी वीडियो नहीं है, लंबी वीडियो नहीं है। अब आप छोटी सी ये वीडियो है, बिना स्किप किए हुए देख लेते हैं तो आपको आइडिया लग जाएगा, आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न आगे देखते हैं। शिक्षक के तौर पर आपने एक प्रयुक्त परीक्षण और जॉब सूची का प्रयोग करके छात्र की बुद्धि, व्यक्तित्व, कक्षा व्यवहार जानकारी एकत्र की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वो आपकी आकलन कहलाती है। आप इस बात को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। वही 19वें प्रश्न की बात की जाए तो 19वें में आप देखेंगे पूछा है कौन सा प्रक्षेत्र ब्लूम के वर्गीकरण में नामित नहीं है? तो वो क्रियात्मक नामित नहीं है। आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। आइए वही 20वें प्रश्न की बात करें तो 20वें में देखेंगे आपका पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 ढांचे के मार्गदर्शन सिद्धांत नहीं है? तो आप ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे, ऑप्शन देख लेंगे। उसके बाद इसमें होगा अधिगम को रटन विधि को सुविधाजनक बनाना चाहिए, यानी जो रटंत विधि है उसको सुविधाजनक बनाना चाहिए, रटने पे नहीं देना, जोड़ देना चाहिए, अधिगम पे जोड़ अधिक जाना चाहिए, यही इसमें सही है। आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। आइए वही आगे देखेंगे तो शुरू में एक बच्चा अपनी पूरी हथेली का प्रयोग करके वस्तु को पकड़ता है, यानी बचपन के समय में पकड़ता है। धीरे धीरे वृद्धि एवं विकास के रूप में बच्चा उंगलियों को अंगूठे का प्रयोग वस्तु उठाने के लिए करता है। तो इस प्रकार की प्रगति आपकी क्या कहलाती है? तो आपकी व्यापक से विशिष्ट कहलाती है। व्यापक से जो विशिष्ट कार्यवाही प्रगति होती है वही कहलाती है। आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। वही अगले प्रश्न को देखेंगे तो बच्चों के विकास को अक्सर शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक एवं सामाजिक जैसे तीनों व्यापक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। विकास प्रक्रिया इन क्षेत्रों में कहाँ तक संबंधित है? तो आपको वही इसमें बताना था। तो वो है एक एकीकृत और समग्र प्रकार में विकसित, यहाँ तक संबंधित है। आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। आइए वही 23वें प्रश्न की बात करें तो 23वें प्रश्न में देखेंगे आपका पूछा है एक बच्चा जो कि एक विशेषता में उच्च या निम्न है, बाद में उम्र में भी रहेगी या बयान
किस महत्व पर जोड़ देता है आपको वो बताना है। तो वो आनुवांशिकता पे जोड़ देता है, आप इस बात को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। आइए, अधिगम में उपयोग और अनुप्रयोग के नियम को भी कहा जाता है, आपको वो बताना है। तो श्रम का नियम कहा जाता है, आप इस बात को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। आइए आगे नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। तो नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे, आपका पूछा है पावलोव के प्रयोग में कुत्ता न केवल मांस प्रदाता के मांस सीधे मुंह में रखने से लार टपकाता है, किंतु इससे पहले अर्थात जब सीढ़ियों से नीचे आने वाले प्रशिक्षकों के कदमों की आवाज़ सुनता है तो इस स्मृति को कहा जाता है, कौन सा कहा जाता है? अनुकूलित उत्तेजना कहा जाता है, आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। आइए वही आगे देखें। तो आगे आप देखेंगे तो आगे आपका पूछा है अनुभूति बच्चे व वातावरण के बीच अंतःक्रिया की निरंतर प्रक्रिया के माध्यम से विकसित होती है। यह सिद्धांत प्रतिबिंबित करता है, किसको करता है? तो पियाजे के संज्ञानात्मक एवं विकास के सिद्धांत को प्रतिबिंबित करता है, आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। आइए वही आगे देखें। इस सिद्धांत की एक प्रक्रिया जो पुराने एवं नए धारणा के अनुभव के बीच संतुलित क्रिया है, उसे जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? तो संतुलन उसे कहा जाता है, आप इस बात को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। आइए वही 28वें प्रश्न की बात करें। तो 28वें में देखेंगे, आपका पूछा है निम्न में से कौन सी वैदिक प्रशिक्षण के लिए उपयोग करने की सावधानी नहीं है? ऑप्शन डिपेंडेबल प्रश्न है, तो इसमें आपका हो जाएगा। देखेंगे तो बुद्धि एवं व्यक्तित्व आकलन प्रशिक्षक छात्र के बीच एक संरक्षित बातचीत है, यही इसमें सही होगा। तो आइए वही आगे के प्रश्न के देखें। तो आगे का प्रश्न आप देखेंगे दिया है एरिक्सन के अनुसार बच्चों को मनोसामाजिक विकास के 8 चरणों में होता है। एक कक्षा 3 का छात्र विकास के किस चरण से मेल खाता है, आपको ये बताना है। तो परिश्रम बनाम हीनता से मेल खाता है, आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। आइए अंतिम 30वें प्रश्न की बात करें। तो इसमें देखेंगे दिया है निम्न में से कौन सा कथन आदर्श संदर्भित प्रशिक्षण के लिए सत्य नहीं है? तो आपका छात्र के प्रदर्शन की स्थापित मापदंडों की तुलना की जाती है, यही इसमें सही नहीं है। तो ये थे 2017 में आए हुए सीडीपी बाल विकास एवं शिक्षण विधियों के अंतर्गत महत्वपूर्ण 30 प्रश्न, जिसको हमने वन लाइनर के रूप में बताया, जो जिसके आपके लिए अंतिम समय में काफ़ी सुविधाजनक होगा। ऑप्शन नहीं रहेगा तो कन्फ्यूजन नहीं होगी, केवल प्रश्न और आंसर रहेंगे तो आपको ध्यान में रहेगा। आप परीक्षा में ऐसे प्रश्न आते हैं तो आसानी से आपका दिमाग हिट कर जाएगा और आप सही कर जाएंगे। अगर अदर ईयरों का सीडीपी का आप प्रीवियस ईयर देखना चाहते हैं, 2011 का देखना चाहते हैं, 12 का देखना चाहते हैं, 21 का देखना चाहते हैं, तो हमने उसके लिए एक अलग से प्ले लिस्ट बना रखी है। आप वहाँ से जाके और वो प्रीवियस ईयर में जो बाल विकास एवं शिक्षण विधियों के अंतर्गत जो 30 प्रश्न आए थे, उन सभी प्रश्नों को वहाँ से देख सकते हैं, जो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद।